मैं सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल अंबरनाथ में हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग होलिस्टिक कुकिंग और सुदर्शन क्रिया के कोर्स की मैं टीचर हूँ। और मेरे जीवन का पैशन है, मकसद है कि लोगों का, हर एक व्यक्ति का जीवन जो है बहुत हेल्दी हो जाए, हेल्दी हो जाए और खुश हो जाए। गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी के जो उनका जो जीवन का मकसद है कि हर एक व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल आ जाए, उनके साथ मैं जुड़ी हूँ, तो इसलिए ये सब प्रपंच है। तो हेल्थ सीरीज में कल हमने बात की, कल नहीं सॉरी 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि आजकल मैं पूरा डिटेल में हमने देखा था कि सब बीमारियां बढ़ रही है। एक करके WHO का हमने रिपोर्ट देखा, ये सब देखा हमने। तो ये सब जो है इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या चाहिए, क्या निकालना है, तो उसमें हमने पहला एक देखा कि वॉकिंग करना चाहिए। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल देखा। सब जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो सब होने लगी है, तो हमने शुरुआत कैसे की थी कि पहले जो हमारे बेसिक फंक्शंस है, बेसिक जो इंस्टिंक्ट्स है ह्यूमन बीइंग के, जैसे खाना पीना, चलना, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, सेक्स करना, ये सब जो बेसिक जो चीजें हैं, रिप्रोडक्शन करना, इनमें ही प्रॉब्लम आने लगे। मतलब जिनके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, वो भी डिफिकल्ट होने लगी है। तो उसके लिए हमने पहले वॉकिंग का हमने देखा। तो अभी हम देखते फूड के बारे में देखते। ऐसे 60-70 साल में हमारा मेजर जो प्रॉब्लम है होने लगा है, जो डिसीजेस बढ़ने लगे हैं, उसका कारण वन ऑफ द मेन रीजंस इज फूड, जो हम आजकल खा रहे हैं। तो उसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले हमने बेसिक से शुरू करें, एकदम बेसिक से शुरू करें। जैसे स्कूल में हमने पढ़ा है, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है ना। देखो सूरज की रोशनी, सूरज की जो एनर्जी है, उसको ग्रीन लीव्स जो है वो ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और उस एनर्जी को एक केमिकल फॉर्म देते हैं, एक फिजिकल फॉर्म देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो कैसे? एक मिनट, मैं आपको एक पिक्चर ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको। देखो सन, यहाँ से एनर्जी मिल रही है। ये जो झाड़ के पत्ते हैं, इवन ना बड़े बड़े ट्रीज ही नहीं, अलगी से लेके छोटे घास की पात है, सभी में ये प्रॉपर्टी है, सभी में ये कैपेसिटी है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है पत्तों को, पानी मिलता है रूट से, और सनलाइट जो सूरज की रोशनी है वो एनर्जी ट्रैप होती है। और किस में ट्रैप होती है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज में ट्रैप होती है। अच्छा, सही दिख रहा है सबको या उल्टा दिख रहा है? सही दिख रहा है तो ऐसे करो, हाँ गुड, क्योंकि मुझे उल्टा दिख रहा है। ओके, हाँ, ग्लूकोज, और फिर क्या तैयार होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ना। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें सूरज की रोशनी को ट्रैप किया जाता है, उसको एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में, ग्लूकोज को हम देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, है ना, और जो फिर हम यूज कर सकते हैं हमारे लिए। हमें एनर्जी चाहिए। हम देखो, हम अगर सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएंगे तो सूरज की रोशनी को हम यूज कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। इवन कोई रोबोट भी अभी तक नहीं, ह्यूमन बीइंग ने कभी रोबोट नहीं बना पाया कि जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। तो इन शॉर्ट क्या है, तो सृष्टि में जो भी मतलब अर्थ पे जो भी क्रीचर्स है, सभी को एनर्जी के लिए
मतलब प्राणी पक्षी सभी को एनर्जी के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स है, जो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और पहला कौन सा ऐसा फॉर्म है? वो है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज को फिर वो जो प्लांट है वो अलग अलग कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाता है। मतलब उससे जैसे आलू में कुछ एक स्टार्च है, स्टार्च ग्लूकोज को कॉम्पैक्ट और इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट बना के स्टार्च बनता है। फिर दालें बनती है, फिर फ्रूट्स बनते हैं, वो सब ग्लूकोज के ही अलग अलग कॉम्पैक्ट फॉर्म्स है। ठीक है, जो हम खाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड से मिलती है, मतलब वो ग्लूकोज से मिलती है, जो प्लांट हमें देता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। और देखो, ये जो हमारा जीवन जो है, तो ऑब्वियसली वो सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज की तो रोशनी हमें मिलती है एनर्जी के लिए। तो डेली हमें सूरज को देखना चाहिए, सूरज में घूमना चाहिए, सूरज को रिस्पेक्ट करके उसको प्रे करना चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। दूसरा है ट्रीज, ग्रीनरी, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन लीव्स, उनको जरूर हक करें रोज, ग्रेटिट्यूड फील करें, उनकी वजह से तो हमें एनर्जी मिल रही है। फिर आगे देखते हैं हम क्या होता है। जैसे हम अन्न खाते हैं, भले वो रोटी हो, रोटी मतलब क्या है? गेहूं की हो, मिलेट की हो, कोई भी हो, वो ग्लूकोज का ही कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट। या दालें खाते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो जो भी हम फूड खाते हैं, फिर फूड हम मुंह में डाला, ठीक है, और उसके बाद में हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है, जो एंजाइम्स है डाइजेशन के लिए, मुंह में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसलिए देखो, कभी भी हम जब भी बाजरे की, ज्वारी की रोटी बहुत समय तक चबाते रहते, वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है। तो फिर वो चबाते हैं हम लोग, मुंह में ही थोड़ा डाइजेशन शुरू ही हो जाता है, फिर वो स्टमक में जाता है। ये मुंह से लेके गुदे द्वार तक वो पूरा जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं इसको, वो एक पाइप ही है, मुंह से लेके एंड तक। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये है माउथ। देखो, ये हो गया बड़ा, ये स्टमक हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया तो एक बड़ी थैली जैसे हो गया स्टमक। फिर नीचे जाके फिर वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और भी इधर एनस। यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर पैंक्रियाज है। इस तरीके से ये माउथ से लेके एनस तक एक पूरा पाइप ही है, जो साइज उसका बड़ा छोटा होते गया है। तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक में उसका चर्निंग होता है, और उसमें स्टमक से सिक्रेट हुआ जो एसिड है वो मिक्स होता है और अच्छे से चर्न होता है। वहां पर प्रोटीन का भी डाइजेशन शुरू होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। उसके बाद में वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर मेजर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन्स के भी होते हैं, फिर पैंक्रियास से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, और लीवर से बाइल आ जाता है, बाइल यानी पित्त, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ये सब जो रस है वो मिलके फिर डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, और इस फॉर्म में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो फूड है, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाता है कि वो इजीली एब्सॉर्ब हो सकता है, और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में एब्सॉर्ब होके वो ब्लड में जा सकता है। इतने फाइन फॉर्म में, इतने स्मॉलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है, जो कि इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है और वो खून में मिक्स किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अभी ब्लड का फंक्शन क्या है। अभी ठीक है, ब्लड में चला गया है, हाँ, ग्लूकोज। ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। जैसे इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, वो सब, जिसमें मेजर पार्ट है ग्लूकोज, बाकी भी है सब मिनरल्स जो है वो भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। बाकी भी अमीनो एसिड्स है, फैट्स है, सिंपल फॉर्म में होके वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन मेनली ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और लंग्स से मिला हुआ ऑक्सीजन और सब बाकी न्यूट्रिएंट, सभी को ये जो खून है हमारा, हमारे पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। मतलब हर सिर से लेके पांव तक सब सेल्स में मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन सब को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उसे? ब्लड को कहाँ से मिलता है? लंग्स से मिलता है। हम जो नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ग्रेप्स के जैसे, गुच्छे के जैसे, अल्वियोलाई बोलते हैं उसको, हाँ, लंग्स का छोटा पैकेट जैसे रहते हैं, जैसे बलून्स जैसे, वहां पर जाके वो ट्रांसपोर्ट होता है और वो खून में चला जाता है ऑक्सीजन। और वो ब्लड में दो टाइप्स है, एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा सेल्यूलर पार्ट है। सेल्यूलर पार्ट में क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स, मुझे लाल कलर के रक्तपेशी और व्हाइट कलर के ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स रहते हैं। उसमें जो आरबीसीज है, लाल रक्तकण बोलते, लाल रक्तपेशी है, उनमें उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है उस पर ये ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, और अटैच होके फिर उसको लेके वो आरबीसीज अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देते इस ऑक्सीजन को। और इंटेस्टाइन से मिला हुआ ग्लूकोज, ये दोनों को मिला के वो जब इस सेल्स तक लेके जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो फिर क्या होता है? सेल्स के तो दरवाजे बंद रहते हैं, तो सेल्स के दरवाजे खोलने के लिए की कौन सा है? वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में पैंक्रियाज, जो अभी मैंने बताया, जो स्टमक के नीचे साइड में है, अंदर साइड में, वो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। और उसका काम क्या है इंसुलिन का? कि वो अलाउ करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए। तो ठीक है, इंसुलिन है उधर, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो अंदर चले जाते ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होती है। जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, रूट से मिला हुआ वाटर, हवा से मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इनको मिला के ग्लूकोज तैयार होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट है, ऑक्सीजन मिला है हमें हवा से, ग्लूकोज मिला है हमें इस फूड से जो प्लांट ने दिया था। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। मतलब एग्जैक्टली। और वहां पर क्या होता था? वहां पर क्या हुआ? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया है। यहाँ पर ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, यानी तो सनलाइट की एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, वो हमें मिलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, देखो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी हम यूज करते हैं, मतलब हमारे सेल्स यूज करते हैं काम करने के लिए,
अभी देखो मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो सेल्स है वो एनर्जी यूज कर रहे हैं। इससे तो बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग, थकान महसूस होती है कि नहीं? बात करना, चलना, इवन सोने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट, हमें जिंदा रहने के लिए हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। अगर अच्छा सपोज जैसे एनर्जी अंदर तैयार हो गई, सेल के अंदर एनर्जी तैयार हो गई, सपोज हमने इसको यूज नहीं किया तो क्या होगा? हमने यूज नहीं की, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है ना? खाते पीते लेट जाते, खाते पीते बैठ जाते, आराम करते, लाइट भी जलानी है तो रिमोट चाहिए, फैन चलाना है तो रिमोट चाहिए, एसी चलाना तो रिमोट चाहिए, हर चीज के लिए रिमोट चाहिए हमें, है ना? टीवी ऑन ऑफ करना है तो भी रिमोट, मतलब किसी को उठना नहीं है जगह से। हाँ, ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब अलग अलग खोज करके सब रिमोट पे चलने वाला हमारा, तो ताकि हम हमारे जो एनर्जी तैयार हो गई सेल के अंदर उसको खर्चा ही नहीं करते हैं ज्यादा। फिर क्या होता है उस एनर्जी का? अभी सपोज ग्लूकोज अंदर गया, उसने देखा अंदर तो एटीपी पड़ा है, वो तो एनर्जी फुल है, बैटरी फुल है इस सेल का, ठीक है, बैटरी फुल है, तो फिर वो ग्लूकोज क्या करे, अरे मेरा तो इधर कुछ काम ही नहीं है, चलो वो वापस ग्लूकोज में चला जाता है, क्योंकि अंदर कुछ काम नहीं उसका, उस ग्लूकोज का यूज ही नहीं कर रहे ना वो सेल को, तो वो वापस खून में चला जाता है ना? और फिर क्या होता है, जब हम इस ग्लूकोज की मात्रा, देखो ग्लूकोज हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत, लेकिन अगर उस ग्लूकोज का हमने चेक नहीं रखा, मतलब कंट्रोल में नहीं रहा, तो फिर क्या होता है, खून में, जैसे अभी सेल ने बोला कि अरे सेल में कुछ जरूरत नहीं ग्लूकोज की, सेल ने उसको वापस भेज दिया, कहाँ पर भेज दिया? ब्लड में। वो क्यों भेज देता है, अंदर क्यों नहीं रखता, पता है क्या? क्योंकि ग्लूकोज ये इस फॉर्म में खाद्य है, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, जो जीवाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है। देखो हमारे शरीर में हमारे सेल सिर्फ 10% है और 90% तो हमारे बैक्टीरिया से ही हम बने, ये रिसर्च पेपर्स कहते हैं। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम बैक्टीरिया के साथ रहते हैं। तो लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक भी है, मतलब अगर किसी एक सेल में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, तो क्या होता है, उस ग्लूकोज को अभी सेल बोलता है मुझे तो नहीं चाहिए, फिर वो ग्लूकोज को खाने के लिए बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो मतलब वो सेल्स में जगह नहीं बचेगी, मतलब वो सेल मर जाएगा, वो पस हो जाएगा, फिर हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। कोई भी शरीर के अंदर एक्स्ट्रा, कहीं पर भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा तो वो पार्ट सड़ने वाला है। आपने सुना है ना, जब भी डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है तो बोलते हैं ना गैंग्रीन हो गया। जिनका डायबिटीज ज्यादा रहते, कंट्रोल में रहते हैं, उनकी जख्म भरती नहीं जल्दी, है ना? क्यों नहीं भरती जख्म जल्दी? क्योंकि उनके खून में, उस सेल्स में इतना ग्लूकोज है कि उसको खाने के लिए बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। उनको खाद्य ही दिए जा रहे हैं, खाद्य दिए जा रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया मरेंगे थोड़ी, वो इसलिए जख्म सूखती ही नहीं है, उनको खाने के लिए खाद्य मिल रहा है तो वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बात है। तो इसलिए सेल्स क्या करता है, वो मुझे नहीं चाहिए बाबा, मैंने सड़ने के लिए तैयार, वो बोलता है ग्लूकोज तुम ले, ग्लूकोज को ब्लड में दे देता है। फिर ब्लड क्या करता है, अभी ब्लड में खून ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ब्लड क्या थिक हो जाता है। जैसे हम गुलाब जामुन का सिरप बनाते हैं ना, पानी में शुगर डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है,
तो वो थिक हो जाता है, पानी इतना पतला रहता है, और शुगर डालेंगे तो वो थिक हो जाता है ना। खून का काम क्या है कि पतला रह के हर सेल तक पहुंचाना, सब चीजें पहुंचाना। वो थिक हो जाएगा तो कैसे पहुंचा पाएगा, है ना। वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, है ना। पानी के साथ फ्लो इजीली फ्लो होता है, वैसे सिर्फ फ्लो हो जाता है क्या? नहीं, वैसे ही तार जैसे आ जाता है ना। तो क्या हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज खून में रहना भी अच्छा नहीं है। तो फिर वहां पर लीवर का रोल है ना, कि लीवर क्या करता है, देखो शरीर को तो हेल्दी रहना है, तो पूरी हमारे भगवान ने सिस्टम दे दी है कि कुछ हुआ तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो लीवर क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर सब बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन पेपर को ऐसे पाइल अप करके सब एक फाइल में डाल देंगे, है ना। फाइल में डाल देंगे, अच्छे से फाइल बना के रख देंगे। वैसे ही लीवर क्या करता है, उस सब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया ना खून में, उसको इकट्ठा करता है और एक अलग कॉन्फ़िगरेशन देके कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो लीवर उसको स्टोर करके रखता है। हाँ, कहीं पर अगर फास्ट हमें कुछ खाना नहीं मिला, हाँ फास्ट करते हैं ना, तो फास्टिंग में हम खाते नहीं, फिर कैसे जिंदा रहेंगे, ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा हमें? तो लीवर क्या करता है, जब भी खून का ग्लूकोज कम हो जाता है, वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके खून में रिलीज कर देता है, ताकि हम अच्छे से जिंदा रह पाए। ये बात है, ठीक है। लेकिन अभी ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो फिर ऑब्वियसली ग्लाइकोजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार हो जाएगा। जैसे पेपर का हमने फाइल अप कर दिया, तो बहुत सारे फाइल्स इधर उधर पड़े हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सभी फाइल्स को इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख देंगे। हाँ, वैसे ही फिर लीवर क्या करता है, इन सब ग्लाइकोजन को और इकट्ठा करके और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं, फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके फैट्स में बदल देता है। अभी देखो, इस ग्लाइकोजन और फैट्स के ऊपर बैक्टीरिया नहीं पनप सकते, हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ उनके ऊपर बैक्टीरिया बढ़ नहीं सकते, तो एक सेफ फॉर्म में वो प्रोटेक्टेड रहता है ग्लूकोज, है ना। तो ये, लेकिन अभी देखो ना, फैट भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो क्या होता है, वो पेरीफेरी में चला जाता है, मतलब इधर स्किन में इधर मोटापा आ जाएगा, है ना, कमर में मोटापा आ जाएगा, पेट में मोटापा आ जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग, हर एक का हिस्सा अलग है, किसी का यहाँ पर डबल चिन आ जाता है, अलग अलग हिस्सों में अपने अपने जैसे जेनेटिक मेकअप है, उस हिसाब से जो फैट है उसका डिपोजिशन पेरीफेरी में होने लगता है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। कुछ लोग दिखने में पतले दिखते हैं, लेकिन उनका पेट बड़ा होता है। कोई किसी का पेट नहीं बड़ा होता है, किसी का ऐसे शरीर के ऊपर ही इन जनरल फैट ऐसे इधर बड़ा हुआ, इधर बड़ा हुआ, इन जनरल सब जगह से फैट डिपोजिशन होता है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिसीजेस, अभी पहले हेल्थ सीरीज 1 में हमने क्या देखा कि बेसिक जो चीजें हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी उसके हम रीजंस देख रहे हैं। तो वॉकिंग का हमने देखा कि हम आजकल वॉक नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो वॉकिंग कैसे करना है वो भी हमने देखा। रेस्पिरेशन के बारे में देखा हमने, तो हमने ये भी देखा कि सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए ताकि हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। देखो सुदर्शन क्रिया इधर भी आ जाती है, इधर भी उसका महत्व है, क्योंकि हमने क्या देखा, सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला के फिर एटीपी एनर्जी तैयार होती है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो एनर्जी कम पड़ेगी, है ना, वो प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी ऑक्सीजन के बिना। तो इसलिए हमें लंग की कैपेसिटी, जैसे हम नॉर्मली 30% लंग कैपेसिटी रहती है हमारी, तो इस 30% लंग कैपेसिटी को 90% के ऊपर बढ़ाने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया सीखने की जरूरत है, जिसकी मैं टीचर हूँ।
अभी मैं आपको अब मेरा नंबर बता देती हूँ। मेरा नंबर है 8308044666, 8308044666। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको सुदर्शन क्रिया में जरूर सिखाऊंगी, आर्ट ऑफ लिविंग के मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप में, ऑनलाइन है ये। तो सुदर्शन क्रिया सीखते हैं। तो हाँ, चैट बॉक्स में रीना दीदी ने डाल दिया है, थैंक यू रीना दीदी। तो सुदर्शन क्रिया सीखते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जो मिलने लेने की कैपेसिटी है, वो 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब जो 30% थी वो अभी 90% के ऊपर हो गई, मतलब करीब करीब 100% तक चली जाती। तो ये कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन मिलता है ना। ठीक है, ये जेनी सिन्हा ने बोला 90% से ऊपर हो जाती है हमारी कैपेसिटी। यस, वेरी गुड जेनी। हाँ, तो सेल्स एकदम, जैसे देखो एक दिए में हम तेल डालते हैं, बाती भी रहती है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। हाँ? एक मोमबत्ती के ऊपर आप ग्लास रख दो, और ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिर देखो ऑक्सीजन कम रहेगा तो कैसे जलती है, एकदम बुझी बुझी सी रहती है। लेकिन जहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन है वहां पर वो दिया कैसे जलता है, प्रखरता के साथ जलता है। हा? तो हमारा हर सेल भी है, उसका जो भी काम है, मसल सेल का जो काम है, किडनी सेल का कुछ काम है, लिवर सेल्स के अपने अपने काम है, पैंक्रियास के सेल्स के अपने अपने काम है। वो अपना अपना काम जो है वो सेल एकदम 100% परफेक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सब मिल रहे हैं। और इसके लिए सुदर्शन क्रिया रोज करना जरूरी है, नहीं तो हमारी एनर्जी 1/3 हो जाएगी। हाँ, हमारे ऑक्सीजन 1/3 हो जाएगा, हमारे सेल भी बुझे बुझे रहेंगे, तो हमारे ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, फिर हमारे शरीर में डिसीजेस बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरा और बहुत सारे लोगों का, दुनिया में सभी लोगों का ये अनुभव है कि सुदर्शन क्रिया से हमारे एक डिसीज गायब होने लगते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और हम एनर्जेटिक और स्माइलिंग हमेशा रहते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ती है, जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिक एसिड, वो कम हो जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते हैं सुदर्शन क्रिया से। ये सब साइंटिफिक रिसर्च का फाइंडिंग है, इसलिए जरूर करना। ठीक है, हम अब कहाँ थे? ओबेसिटी। हाँ, ओबेसिटी बढ़ गई। फिर ओबेसिटी के प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, वो हम एक एक करके देखेंगे। फिर बाद में एक दूसरे टाइप का भी फैट तैयार होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पेरीफेरी में जाके नहीं बैठता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे जो खून की जो नलियां है उनके अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है। खून की नली है, इसके अंदर ही ब्लॉकेजेस तैयार करता है, डिपॉजिट हो जाता है। फिर डिपॉजिट होता है, और जैसे वो डिपॉजिट होने लगता है, फिर क्या होता है कि जहां तक वहां से खून जिस ऑर्गन को, जिस सेल को मिलता है, उनको खून प्रॉपरली नहीं मिलता है। एक तो खून थिक हो गया, ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से थिक हो गया, ऊपर से वो नैरो हो गया, उसका जो ल्यूमेन है, डायमीटर है, वो भी कम हो गया। तो खून बराबर से बहेगा क्या? वहां पर नहीं बहेगा। कि जिन सेल तक वो पहुंचने वाला है खून, वो नहीं पहुंच पाएगा। मतलब उन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको फूड जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं मिलेंगे, उनको ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा। तो फिर सेल वो क्या होने मर जाएंगे। अगर ये बात हार्ट को ग्लूकोज या खून देने वाले आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो गया, तो फिर क्या होता है? हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो फिर हार्ट के वो सेल्स काम नहीं करते, मसल्स काम नहीं करते हैं। अगर ये जो ब्लॉकेजेस है वो अगर बहुत छोटे एरिया में खून
पहुंचाने वाले नलिकाएं में हो गया तो फिर थोड़ा एरिया डेड हो जाएगा, तो क्या होता है, चेस्ट पेन होता है ना, हार्ट अटैक आता है। और अगर वो बहुत मेजर एरिया में जो खून सप्लाई करने वाले आर्टरी में होता है, उस जगह पे होता है, तो मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैसिव हार्ट अटैक, क्योंकि बहुत सारे सेल्स जो मसल सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं। और हार्ट काम करना, पंपिंग, उसका काम क्या है? पंपिंग करना। हाँ, वो पंप करना, उसको रेस्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअसली वो काम करते रहता है ना। तो वो ब्लॉकेजेस की वजह से वो हार्ट फेल हो जाता है और अचानक से व्यक्ति डेड हो जाता है ना। अच्छा, और हम देखते हैं अगर वो अगर ब्रेन की तरफ खून पहुंचाने वाला आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेजेस हो गया, तो वो ब्रेन के वो सेल्स डेड हो जाते हैं। राइट साइड डेड हो गया तो फिर हमारे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर खून नहीं पहुंचता है तो राइट साइड में पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि वो अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है ब्रेन, है ना। फिर जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब भी खून जो इस ब्लड वेसल से बहता है वो अगर थिक हो जाता है, साथ में ब्लॉकेजेस भी हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब इजीली फ्लो नहीं हो सकता, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमने कौन सी बीमारियां देखी? ओबेसिटी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस यानी स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर। ठीक है। अभी मेजर ये तो है कि खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। जब भी खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आरबीसी जो है, जो लाल रक्त कण है, उनके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लाल रक्त पेशियों के ऊपर अटैच हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। आरबीसी लाल रक्त पेशी में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन में साइट्स रहते हैं किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करने के लिए, ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए। लेकिन वो उनकी जगह पे क्या बैठ गया? ग्लूकोज जाके बैठ गया। उसके बोलते हैं HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो वो ऐसा आरबीसी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने के लिए उसमें कैपेसिटी रहती ही नहीं है ना। तो जो नॉर्मल जो है क्या बोलते हैं HbA1c, वो कितना रहता है? 4.5 to 6.5 नॉर्मल। मतलब ग्लूकोज बढ़ गया खून में तो ऑब्वियसली आरबीसी के ऊपर अटैच हुए ग्लूकोज जो है उनकी मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसी आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ के 6.5 के ऊपर चली जाती है। तो 6.5 तक है तो फिर कंट्रोल नॉर्मल है, और फिर 6.5 to 7.5 रहेगा तो बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और 7.5 to 9 तक हो जाता है तो हाई डायबिटीज बोलते हैं उसको। और 9 के ऊपर जब चला जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने। कौन से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं? एक तो गैंग्रीन, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। गैंग्रीन यानी क्या कि जिनको हाई ब्लड शुगर रहती है उनके कभी कभी उंगली में कट हो जाता है और वो काली काली पड़ने लगती है, फिर उंगली को काटना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है। ऑक्सीजन का सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड बहुत सिरपी हो गया है,
जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस हो गई है, इसके लिए वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, जिनका इसलिए काला पड़ जाता है ना, तो क्लोस्ट्रीडियम करके एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, हाँ? जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर ज्यादा है ना, वहां पर वो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ऐसे वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, वो उनका काला काला कलर रहता है, वो पिगमेंटेशन रहता है, इसलिए वो पूरा काला काला हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन एक हो सकता है। फिर डायबिटिक फूट भी बोलते हैं उसको, फिर बाद में रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी रेटिना डिटैचमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी का फंक्शन बराबर नहीं होने लगता है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स जो है वीक होने लगते हैं। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ही आपको। तो ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हम जो खून का जांच करते हैं, है ना, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद तब शुगर चेक करते हैं। वो शुगर जो चेक होता है ना, वो ब्लड का मैंने बताया ना, फ्लूइड पार्ट रहता है और एक सॉलिड, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहते हैं। तो ये जो हम फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल शुगर चेक करते हैं, वो डिजॉल्व ग्लूकोज है, किसमें, वो फ्लूइड पार्ट में, हा? जो यूज हो सकता है सेल्स के लिए, हा? उसको जलाने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, यूजेबल पार्ट ग्लूकोज, वो चेक करते हैं। और वो टाइम टू टाइम बदलते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी एक्टिविटी। हमने खाना खाया तो ऑब्वियसली वो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, वो फ्लूइड पार्ट में जो है वो, है ना। हमने बहुत काम किया, भागम भागी किया, रनिंग किया, तो शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, हाँ? तो मिनट टू मिनट ब्लड शुगर जो है फ्लूइड पार्ट में वो चेंज होते रहता है। लेकिन HbA1c जो ग्लाइकोलिसिलेटिव हीमोग्लोबिन चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक बार वो आरबीसी को चिपक जाता है। जब तक आरबीसी मर नहीं जाते तब तक वो उसको चिपका ही हुआ रहता है। इसलिए HbA1c चेकिंग को क्या बोलते हैं, प्रेफर करते आजकल डॉक्टर, क्योंकि वो सही हमें बताता है कि गए 3 महीने में आपने क्या खाया, क्या पिया, कैसे कंट्रोल रहा आपका। क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 90 to 120 डेज का रहता है। तो एक बार आरबीसी को चिपक गया तो मरते दम तक वो वैसे ही रहेगा। तो ऑब्वियसली अभी हमने चेक किया तो जो 3 महीने पहले तक का है आरबीसी, उसका भी काउंट इसमें आ जाएगा। तो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर हमें किससे मिलता है, HbA1c से मिलता है। तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये सभी जो रोग है उनका मेन जो कॉज है वो क्या था, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, है ना। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर ये जो है मेन कॉज है इन सभी बीमारियों का। कौन से बीमारियां हमने गिनी, एक तो ओबेसिटी, फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, फिर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, फिर हार्ट डिसीजेस, फिर ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और डायबिटीज, और भी है, आर्थराइटिस भी है, ये भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन सभी का रीजन क्या है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। इसके आगे का हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो अभी हमारा समय खत्म होने आया है, तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट एक रेसिपी बताने वाली। देखो, हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्ट के लिए भी, हड्डियों के लिए भी, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए भी। इन शॉर्ट विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और विटामिन डी मिलने का जो मेन और ओनली एंड ओनली सोर्स है वो है सनलाइट, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्किन को एक्सपोज करो सनरेज को, यहाँ पर विटामिन डी तैयार होना शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर अभी देखो बारिश का मौसम है, मैं अमरनाथ में रहती हूँ मुंबई में, दो महीने तक है ना सन रेज दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। तो फिर क्या करें? कुछ पृथ्वी के ऊपर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीना अंधेरा रहता है, टुंड्रा प्रदेश, वहां पर जो लोग जीते हैं फिर वो वहां विटामिन डी कहाँ से लेते हैं? तो नेक्स्ट जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, वो है सन ड्राइड मशरूम्स। उसमें अर्गोस्टेरॉल करके रहता है, जैसे हमारे स्किन के अंदर एक प्रिकर्सर रहता है, इससे कुछ केमिकल रहता है जो सन रेज को एब्सॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। वैसे ही मशरूम्स जो है वो अगर हम सन में ड्राई करेंगे तो उसमें भी विटामिन डी तैयार हो जाता है। तो जैसे प्लांट्स सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वैसे मशरूम्स विटामिन डी को ट्रैप कर लेता है। मतलब हम उसके अंदर ही एर्गोस्टेरॉल है, वो कन्वर्ट होके विटामिन डी तैयार होता है। तो ये लोग जो है जिनको सन दिखता ही नहीं 6 महीने, वो क्या करते हैं, जब वहां पर सन रहता है, सनलाइट रहता है, तब इस मशरूम्स को ड्राई करके फिर उसका पाउडर वगैरह बना के या कुछ भी ऐसे करके कांच के बोतल में इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर जब अंधेरा रहता है, सन बिल्कुल उनको दिखता ही नहीं है, उस समय इनका उपयोग करके हफ्ते में 2 ही बार किए करेंगे तो भी काफी है। 2 ही बार करेंगे तो भी विटामिन डी उनको मिलते रहता है। तो हम अब आज एक क्या करेंगे, मशरूम की रेसिपी देखेंगे जो आपको विटामिन डी देगी। एक्चुअली होलिस्टिक कुकिंग कोर्स जिसकी मैं टीचर हूँ, उसके हिसाब से मशरूम ये बेस्ट खाद्य नहीं है, लेकिन अगर सन मिलता ही नहीं तो विटामिन डी के लिए हम कुछ एनिमल फूड को यूज करने से अच्छा ये नेचुरल सोर्स है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जब अच्छा किसी ने बोला अगर मशरूम नहीं खाते हैं तो आप वो गोली लोगे, गोली में तो कॉड लिवर ऑयल ये सब ऑयल रहेंगे, एनिमल्स के, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई भी केमिकल एक्सट्रैक्टेड विटामिन डी लेने से अच्छा है, क्योंकि वो इजिली हमारे शरीर को नहीं लगता है। नेचुरल फॉर्म में अगर विटामिन डी मिलता है हमें तो सबसे बेस्ट, ठीक है। इसलिए मशरूम बता रही हूँ मैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बताने के पहले इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि होलिस्टिक कुकिंग कोर्स जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर कर ले। हमारा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स अभी 1, 2 और 3 अक्टूबर को है, जो रोज 2 घंटा है, 3 दिन का कोर्स है। वो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी अभी आज का टॉपिक हमारा फूड का था, लेकिन ये फूड भी हम किस फॉर्म में खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले। हम क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज खरीदते हैं, उसको गलत तरीके से खा के उसको 10 पैसा हमारा फायदा होता है सिर्फ, कभी कभी तो नुकसान ही नुकसान होता है इससे। तो सही तरीका क्या है खाना खाने का, खाना पकाने का, सही कॉम्बिनेशन में खाने का, क्योंकि अगर गलत कॉम्बिनेशन में खाना खाते हैं हम तो हमें डिसीजेस होने लगते हैं। तो सिर्फ फूड खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। गलत समय पर खाना खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, कफ पित्त वात, इसका पूरा नॉलेज इसमें होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में है। और अगर ये तीनों में से ये जो 3 दोष है हमारा, इन 3 दोषों के साथ तो हम पैदा हुए हैं। जैसे ब्लड ग्रुप हमारा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उसी प्रकार से हमारी प्रकृति कफ पित्त वात ये हमारी जन्म से निश्चित है। लेकिन विकृति जो है, मतलब
एटमॉस्फेयर के हिसाब से, खाना पानी के हिसाब से, हमारे रहन सहन के हिसाब से हमारे जो विकृति में कम ज्यादा होते रहते हैं। मतलब कफ बढ़ता है तो हमें कुछ अलग बीमारियां होती है, पित्त बढ़ता है तो कुछ अलग बीमारी होती है, वात बढ़ता है तो हमें क्या बोलते हैं रूमेटिज्म होता है, कंपवात, पार्किंसंस होता है, स्ट्रोक आता है, अलग अलग बीमारी होती है। कफ की वजह से कैंसर, ट्यूमर्स, ये सब बीमारियां, लूज मोशंस, कोरोना, कफ की डिसीजेस, ये सब होते हैं, ब्रोंकाइटिस, ये सब होते हैं। तो इनको बैलेंस कैसे करें? हाँ, इनको बैलेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब आपको इस कोर्स में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही बढ़िया। और अभी कोरोना के अभी जो थर्ड वेव आने वाली है तो आपको सतर्क होना चाहिए। तो कोरोना से बचने के लिए यानी ऑक्सीजन बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, हाँ, वायरस से लड़ने के लिए हम सक्षम होने के लिए क्या खाना चाहिए, कंटेजियस डिसीजेज जो है उनसे बचने के लिए क्या खाना चाहिए, ऐसे अलग अलग हिडन के पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी खाने खाद्य पदार्थों की। और ये सब जो बीमारियां है, हाँ, वो कोरोना है या जो भी बीमारियां होती है, हमें क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट डिसीजेस, उनसे रिकवर फास्ट होने के लिए किस तरीके का डाइट लेना चाहिए वो आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि आजकल हमने देखा है कोरोना होने के बाद लोग एडमिट होते हैं, क्या क्या दवाइयां लेते हैं, उसके बाद में उनको आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट पेन इतने हो जाते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को क्या क्या नई नई बीमारियां लग जाती हैं। तो कितने महीनों तक वो नॉर्मल होते ही नहीं वो व्यक्ति, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बोलो या पोस्ट कोविड इफेक्ट बोल सकते हैं, उससे फास्ट रिकवर होने के लिए या कोविड को प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे खाना खा सकते हैं, ये सब आपको लिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका सूप कैसे बनाते हैं वो जरा एक सिंपल है। पहले तो मशरूम को सन ड्राई करना है, प्रॉपरली सन ड्राई करना है, उसको कांच के बोतल में प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, और अब अभी करीबन 4 बाउल अगर सूप बनाना है तो हमें 25 ग्राम सन ड्राइड मशरूम लगेंगे, जैसे 12 से 15 पीसेस लगेंगे। 6 से 8 घंटा उनको पानी में भिगा के रखना है, ताकि वो वापस पानी को एब्सॉर्ब करके वापस फूल जाए, नॉर्मल इसमें आ जाए। उससे बनते हैं फिर 25 ग्राम से 175 ग्राम उसका वेट हो जाएगा फूल के, वो 4 बाउल सूप के लिए काफी है। फिर 2 मीडियम साइज के ओनियन लेंगे, कांदा लेंगे, प्याज लेंगे, उसको रफली कट करेंगे। 8 से 10 कलियां लहसुन की फाइनली चॉप्ड। 100 to 150 ml कोकोनट मिल्क लगेगा उसके लिए, और सॉल्ट, पेपर और ओरेगनो फ्लेवर के लिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक पैन में 2 टीस्पून बटर लेंगे। अगर आपको वेगन हो आप तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो, वो भी कोल्ड प्रेस होना चाहिए। और अगर बटर या फिर घी अगर लेना है आपको तो देसी काऊ घी लेना चाहिए। उसको गरम करके उसमें ओनियन को स्टर फ्राई करना है, सॉटे करना है 1-2 मिनट के लिए। फिर मशरूम के जो स्टॉक रहते, डंडियां रहती है, उसको फाइनली चॉप करके वो कुक करना है, उसको स्टर फ्राई करना है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि मशरूम जब भी हम पकाते हैं तो वो जो डंडियां है वो चुई रह जाती है पकाने के बाद भी, जल्दी नहीं बराबर से होती। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो स्टॉक्स है उसको सूप के लिए यूज कर सकते हैं, उसके जो स्टॉक को इधर यूज करते हैं, उसके जो टॉप्स है वो फिर सब्जी में इधर उधर आप यूज कर सकते हैं। ये आइडिया है। अगर टॉप्स के साथ यूज करना है तो टॉप्स के साथ भी हम सूप बना सकते हैं। तो वो सॉटे करने के बाद में मशरूम टॉप्स जो है छतरी जैसा, उसको कट करके उसको थोड़ा सॉटे करना है, ब्राउन कलर तक होने देना है। उसके बाद में उसको मिक्सी जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी डाल के। और वापस फिर एक दूसरे वेसल में थोड़ा बटर या घी या फिर ऑयल ले सकते, कोल्ड प्रेस ऑयल लेके गार्लिक जो है उसको सॉटे करना है, थोड़ा गोल्डन होने तक ये करना है। फिर बाद में
उसमें ये जो मिक्सचर है वो डालो, फिर पानी एडजस्ट करो, फिर मसाले डाल के उसको बॉईल करके उसकी कंसिस्टेंसी बराबर है कि नहीं वो जरा देख लेना। इसके बाद में अगर आप चाहते हो तो मशरूम टॉप्स को कट करके उसको सॉटे करके वो थोड़े थोड़े डाल सकते बीच बीच में आने के लिए। उसके बाद में एंड में आपको गैस बंद करके उसमें कोकोनट मिल्क डालना है। 100 to 150 ml कोकोनट मिल्क उसमें डालना है। फिर सर्विंग बाउल में उसको ट्रांसफर करें, उसके ऊपर डैश ऑफ कोकोनट मिल्क के साथ थोड़ा डाले, थोड़ा ओरेनो या ब्लैक पेपर जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल करके वो सूप आप बारिश के मौसम में शाम को पी सकते हो, तो आपको अच्छा भी लगेगा, जिनको अच्छा लगता है वो, और विटामिन डी का सोर्स भी है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है मशरूम, सब्जी भी नहीं सूप भी नहीं, जैसे मैंने तो सूप, मुझे मशरूम पसंद भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार मैं क्या करती हूँ, मशरूम का पाउडर बना के रखती हूँ एक कांच की बोतल में, फिर हफ्ते में 2 बार से ना चुटकी चुटकी 2 या 3 बार ऐसे कभी दाल में डाल दिया थोड़ा, या पकाते समय पहले उसको सोक करना है, बाद में पकाने के समय वो थोड़ा थोड़ा डाल देना, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो उसका फ्लेवर टेस्ट चेंज नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मशरूम का टेस्ट भी फ्लेवर, लेकिन एज ए मेडिसिन, क्योंकि जब ये सनराइज नहीं रहते तो एज ए मेडिसिन मैं प्रेफर करती हूँ, रादर देन कि वो कुछ गोलियां बिलिया खाने से अच्छा है, ये मैं नेचुरल प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ओके। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो आप मुझे अभी अर्जेंट कुछ है तो पूछ सकते हो, या फिर मुझे फोन पे या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, और सभी आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स जरूर करना, और नेक्स्ट हेल्थ सीरीज में हम अभी वापस मिलेंगे।